गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था और आज हम जो फर्स्ट हमारा जो केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन उसको स्टडी करने वाले हैं। तो एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि एडिशन नाम से पता चल रहा है, एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना। कि इसमें देखो कल हमने बात किया था रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स में रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, तो एडिशन का अर्थ होता है जुड़ना। किसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो जुड़ेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कि व्हेन टू और मोर देन टू स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। कि जब किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक जो अभिकर्म एक साथ जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनाते हैं, वन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग ऐसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। किसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा वन उसमें फॉर्म होगा। एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स टू हो गए और ये कंबाइन होने के बाद इसमें प्रोडक्ट बनेगा वन और जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन होता है। सिंपल वे में हम लोग कहें तो जब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रोडक्ट वन होगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, और तो ये आपका एडिशन रिएक्शन होता है। उसके बाद इसका अपोजिट हम लोग देखेंगे तो इसका सेकंड होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन सिंपली हम लोग कहें डीकंपोजिशन का अर्थ होता है विघटन। विघटन का अर्थ होता है टूटना। कि जब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है अगर उसमें जो डीकंपोजिशन होगा, अपघटन होगा, टूटेगा, तो वो आपका ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्टेंट वन होता है, रिएक्टेंट वन होगा और प्रोडक्ट्स टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स उसमें हो सकते हैं। जैसे अगर एक रिएक्टेंट होगा और वो अपने सिंपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो उसमें टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अगर सिंपली हम लोग एग्जांपल लें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक रिएक्टेंट होगा वो अपने प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है। कि व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रोक डाउन इनटू इट्स पार्ट्स इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। कि सिंगल रिएक्टेंट है और अपने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद आपका थर्ड रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का होता है स्थान बदलना। विस्थापन अभिक्रिया देखिए कि मैं आपको यहां पर थ्री जो मेटल्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं। वन इज जिंक, आयरन एंड कॉपर। आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें थ्री मेटल्स का ध्यान रखना है, कंसिडर करना है। जिंक है वो ऐसे मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव है आपका जिंक है। उसके बाद उससे लेस रिएक्टिव आपका आयरन है और लिस्ट रिएक्टिव सबसे कम मिनिमम जो रिएक्टिव है, जो मिनिमम रिएक्टिव आपका है वो कॉपर है। जिंक है, जिंक से लेस रिएक्टिव आयरन और आयरन से लेस रिएक्टिव कॉपर होता है। अब सिंपल वे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक मोर रिएक्टिव जो मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है।
तो मैक्सिमम रिएक्टिव आपका जिंक है, उससे लिस्ट रिएक्टिव आपका आयरन है, और आयरन से जो लिस्ट रिएक्टिव है वो आपका कॉपर है। सीक्वेंस आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजी वे में आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो कॉपर है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो साल्ट सॉल्यूशन है आपका, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और इसमें जो रिएक्शन के बाद बनेगा आपका FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। कि ये जो रिएक्शन है उसमें जो कॉपर सल्फेट था आयरन के साथ रिएक्शन होगी, और इसमें जो आयरन सल्फेट है फेरस सल्फेट बनेगा, और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस में नेक्स्ट देखें हम लोग, FeSO4 प्लस जिंक Zn, वही आपका जिंक है, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस F यहां से रिलीज हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से अलग कर सकता है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सपोज हमारे पास जिंक सल्फेट है और इसके साथ हम लोग आयरन की रिएक्शन करवाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो आप देखिए इस रिएक्शन में आपको जो 3 मेटल्स मैंने अभी बताया उनका आपका सीक्वेंस याद होना चाहिए, जिंक, फेरस एंड कॉपर। अब जो मैक्सिमम रिएक्टिव वो आपका जिंक है, जिंक से लेस रिएक्टिव आपका, लेस पावरफुल आपका आयरन है, और सबसे कम पावरफुल आपका कॉपर है। तो अब जिंक सल्फेट से जो Fe है वो उसको सल्फेट आयन को नहीं निकाल सकता है, तो इसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। आप जिंक सल्फेट में अगर आप आयरन को ऐड भी करेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेम प्रोसेस हम लोग देखेंगे, FeSO4 प्लस कॉपर, कि जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हम लोग कॉपर को ऐड करेंगे, तो कॉपर को ऐड करने के बाद भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको ये याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिमूव लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को ऐसे हटा सकता है। ये अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसे हटा सकता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसी का एक पार्ट और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपके लेवल से थोड़ा सा हाई हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि जो वन जो मेटल है उसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल में क्या होगा कि अब वहां वन की जगह पे ऐसे टू जो मेटल्स हैं या टू जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे हम लोग इसमें लेते हैं आपका AgNO3 प्लस NaCl, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है उसका रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से देखिए इसमें बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 प्लस KCl सिल्वर क्लोराइड। देखिए जो नाइट्रेट था वो यहां से सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और जो क्लोरीन है वो इस सिल्वर के साथ रिएक्शन कर रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी वे में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रिएक्शन है वो होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स में टू रिएक्शंस होती हैं। तो वन इज रिडक्शन और सेकंड इज ऑक्सीडेशन।
देखिए रिडक्शन से रेड ले लिया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, तो दोनों से क्या बना है आपका रेडॉक्स रिएक्शन बना है। तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, वो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो टू वे में होता है। फर्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ, अगर किसी भी अभिक्रिया में किसी भी तत्व के साथ या परमाणु के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने ऐसे स्टडी किया था। अभी हम लोग ले रहे हैं कॉपर प्लस वाटर, वाटर की रिएक्शन कॉपर के साथ हो रही है, तो इसमें आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहां से रिमूव होने वाला है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कंबाइन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन को शो करेगा। इसी वे में इसका सेकेंड ऐसे पार्ट होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर कम हो रहे हैं, तो वो भी क्या आपका ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसका अपोजिट होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में देखिए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का अर्थ होता है कम होना। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रहे हैं, अगर ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही है, तो वो आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसी वे में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन रिडक्शन में ये ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है, और दोनों अगर एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों कंबाइनली होंगे, एक साथ होंगे, तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो वो आपका रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज का अर्थ होता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती कब है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देखिए हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं या तो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, या फिर साल्ट्स होते हैं। तो साल्ट्स का कोई इफेक्ट नहीं है। अब उदासीनीकरण होने के लिए, उदासीन होने के लिए अगर एसिड और बेस को हम लोग अगर एक साथ मिक्स कर लें, कि एसिड और बेस को कंबाइन कर देंगे तो उसका एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बेस का बेसिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब किसी भी रिएक्शन में एसिड प्लस बेस को मिक्स किया जाता है, कि जब कोई एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कि व्हेन
acid react with base and form salt and water, then it is known as a neutralization reaction. जैसे सपोज हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए आपको ध्यान ये रखना इसमें वाटर बनने वाला है, तो वाटर आपका हो जाएगा H2O। वाटर H2O हो गया। अब जो रिमेनिंग है उसको एक साथ लिखिए। अब इसमें जो पॉजिटिव होता है वो पहले आता है, नेगेटिव वो बाद में आता है। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पहले आएगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो बाद में आएगा। तो ये बन गया आपका NaCl, ये आपका साल्ट बन गया। तो इस वे में आपका ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। इसमें हीट भी इवोल्व होता है, ये हीट इज इवोल्व, इसमें जो ऊष्मा है वो भी निकलती है। तो इस वे में आपका ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ रिएक्शंस हैं जैसे कि दोनों रिएक्शन है एक साथ ही लोग स्टडी करेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ये हीट से रिलेटेड होती हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हीट ऐसे अब्जॉर्ब होता है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर हमें उसको हीट बाहर से देना पड़ता है, वस्तु को गर्म करना पड़ता है, अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ हीट हो रहा है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें जो बीकर है या जो सब्सटेंस जिसमें रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर लो हो रहा है, टेम्परेचर अगर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ेगा, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस थी जिनको हमने आज स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।